हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। आज हम एक्सरसाइज 3.1 की सिर्फ एक्सप्लेनेशन करेंगे। सेट क्या होता है, पैटर्न नंबर्स क्या होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, सिर्फ इन्हीं चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो अगर आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो ये वीडियो तमाम देखें, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो देखें, उसके अंदर मैं एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा हूँ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। सबसे पहले कि व्हाट इज सेट। तो सेट एक वेल डिफाइंड कैलकुलेशन है, ठीक है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या है कि ये जो चीज़ होगी उसकी एक डेफिनेशन होगी, एक मतलब उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि यार ये एक अलहदा चीज़ है और एक वेल डिफाइंड चीज़ है, और वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होगा, यानी डिफरेंट ऑब्जेक्ट होगा, यानी अलहदा दिखने वाला ऑब्जेक्ट होगा, सेम नहीं होगा। अब मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम बच्चों के नाम लिखें, तो अब ये तो सेंस नहीं बना रहा ना। अगर मैं कहता हूँ कि एक ख़ास क्लास के अंदर वो बच्चे जिनका नाम ए से शुरू होता है उसका सेट बनाए, तो एक क्लास है उसके अंदर दो बच्चे हैं जिनका नाम ए से शुरू होता है, लेट्स अली और अहमद। अब ये जो नाम है ये एक वेल डिफाइंड है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि वज़ीर आज़मों के नाम लिखें। अब वज़ीर आज़म कौन से भाई, कुछ तो बताओगे ना कि कौन से वज़ीर, पाकिस्तान के वज़ीर आज़मों के नाम लिखें। तो फिर मैं लिख देता हूँ कि भाई ये मेरा सेट बन गया नवाज़। अब ये वेल डिफाइंड हो गया, पहले वेल डिफाइंड नहीं था, अब ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। जिस तरह नवाज़ हो गया, इमरान हो गया, ठीक है, और कौन है वज़ीर हैं, यूसुफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह के हैं ETC आगे चलते जाएं। तो ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़मों के नाम हो गए। तो इस तरह करके अगर आपके पास कोई ऐसा सेट है जो वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट का मतलब है कि रिपीट नहीं हो रही कोई चीज़, ऐसा नहीं है। अब मिसाल के तौर पे मैं एक सेट लिखता हूँ ए और आई, ठीक है, मिसाल के। तो अब इसमें ए और ए भी सेम है, तो ये एक डिस्टिंक्ट नहीं है, डिफरेंट नहीं है। तो दो शर्तें हैं, वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो तब उसको बोलते हैं ये क्या है, सेट है, ठीक है। अब मैथमेटिशियन क्या करते हैं, अच्छा कहते हैं मैथमेटिक एज अ स्टडी ऑफ पैटर्न स्ट्रक्चर रिलेशनशिप। कहते हैं जब हम नंबर्स को स्टडी करते हैं ना, तो नंबर हमें एक बड़ा खूबसूरत पैटर्न में आते हैं नज़र, तो हम उस पैटर्न को सेट्स में भी स्टडी करते हैं। अगर अब मैं आपको एग्जांपल दूं, ये देखें, तो ये अब 1 है। अगर आप इसको एक ट्रायंगुलर शेप में बढ़ाते जाएं, और मतलब कि सबसे पहले नीचे अगर 4 हैं तो ऊपर फिर कितने होंगे, 3, ठीक है, फिर उसके ऊपर कितने होंगे, 2, और इसके ऊपर कितने होंगे, 1। तो इस तरह करके एक ट्रायंगल बनाते जाएं, तो इसमें इस तरह बनेगा कि ये 1 है ना, और 1 में आप 2 ऐड करें, 2 ऐड करें तो क्या होगा 3, और 3 में क्या ऐड करें, 3 ऐड करें तो क्या होगा 6। अब 6 में क्या ऐड करें, 4 ऐड कर दें 10, और 10 में अब क्या ऐड कर दें, 5 ऐड कर दें, ठीक है। तो अब ये जो हम ऐड कर रहे हैं तो एक खास पैटर्न ऐड कर रहे हैं ना, कि पहले 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, तो हमारे पास एक खूबसूरत सी शेप्स बन रही हैं, ट्रायंगुलर शेप्स बन रही हैं। ये नंबर्स के सीक्वेंस और उनके पैटर्न है। अब ये देखें 1 है, अब अगर 1 का स्क्वायर लो 1 होता है, 2 का स्क्वायर लो 4 होता है, 3 का स्क्वायर लो 9 होता है, 4 का स्क्वायर लो 16 होता है, 5 का स्क्वायर लो 25 होता है। तो अगर आप इनको डॉट्स की शक्ल में देख रहे हैं तो ये भी एक खूबसूरत सा पैटर्न बना रहे हैं। तो नंबर्स जो होते हैं वो एक पेक्टोरल फॉर्म में जब आप उसको बनाते हो तो एक वो ज्योमेट्रिकल शेप देते हैं, बड़ा खूबसूरत से एक पैटर्न बनाते हैं। अच्छा, फिर सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म ये होता है कि जब आप सेट को एक नोटेशंस के अंदर आप लिखते हो। अब सेट बिल्डर नोटेशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये कहता है सेट ऑफ प्राइम नंबर। तो आपने पता है क्या कहना है कि लेट से एक सेट है ए और वो प्राइम नंबर है, तो सबसे पहले आपने एक एक्स डालना है, ठीक है। उसके बाद आपने ऐसे बनाना है, एक लाइन डालनी है, फिर आपने लिखना है एक्स का ताल्लुक किससे है। तो एक्स का ताल्लुक है किससे, प्राइम नंबर से, तो आपने कह देना प्राइम नंबर से, ठीक है। उसके बाद कहना है और वो जो x है प्राइम नंबर तो है, मगर कौन सा प्राइम नंबर, लेस देन 17। तो आपने कहना है ये जो मैंने x कहा था, जो मैंने कहा प्राइम नंबर, वो लेस है, किससे लेस है, कम है 17 से। तो ये इस तरह करके आपका ये सेट बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह कहता है सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4। तो अब इसको भी आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। लेट से इसको मैं b से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब इसको कैसे लिखोगे, कहता है मल्टीपल्स ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब है कि x नहीं है, 4x है, ठीक है। मल्टीपल्स आ जाएगा ना, तो x के साथ आप 4x लगा दोगे। फिर आपने क्या कहना है, आपने कहना है x बिलोंग टू, x का ताल्लुक किससे है, तो नेचुरल नंबर कर लो, ठीक है। तो मैं नेचुरल नंबर कर लेता हूँ, ठीक है। और कहाँ से शुरू हो रहे हैं, एंड कहाँ से शुरू हो रहे हैं, ये देखो नेचुरल नंबर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि 0 से आगे जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल में आते हैं, 1 2 3 वगैरह ना। और कहता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, यानी बड़े भी हैं और इक्वल भी हैं। ये देखें, ग्रेटर का साइन ये हो गया और इक्वल का साइन ये हो गया, ग्रेटर एंड इक्वल किससे,
40 से। तो इस तरह करके हम चीज़ों को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते होते हैं। ठीक है, आगे इसकी ये कुछ कॉमन सेट्स हैं। तो नेचुरल सेट जो होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं, कंटिन्यू होते हैं। होल सेट जो होते हैं W से रिप्रेजेंट होते हैं और वो 0 से स्टार्ट होते हैं और 1 से चले जाते हैं, 1 से आगे चलते जाते हैं। इंटीजर जो होते हैं उसमें प्लस माइनस वाले भी आ जाते हैं और 0 भी आ जाता है। अच्छा, इवन नंबर में क्या आते हैं, सारे के सारे इवन नंबर्स आ जाते हैं। ऑड में क्या आ जाते हैं, सारे के सारे ऑड नंबर आ जाते हैं। जो प्राइम नंबर होता है वो वाले नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं, किसी और के टेबल पे नहीं जाते, अपने टेबल पे जाते हैं। ठीक है, और 1 के टेबल पे जाते हैं, जिनके प्राइम नंबर की एक और डेफिनेशन भी है, जिसके 2 फैक्टर्स बनते हैं। जैसे 7 है ना, अब 7 1 के टेबल पे भी जाता है और 7 के टेबल पे, इसके अलावा किसी टेबल पे नहीं जाता। इसके 2 प्राइम फैक्टर बन रहे हैं, तो इसलिए इसको प्राइम नंबर कहते हैं। अच्छा, फिर सेट ऑफ रैशनल नंबर को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर मैं इसको डिटेल में बात कर चुका हूँ पहली 1.1 वाली एक्सरसाइज के अंदर, डिटेल्स बात। फिर इरैशनल वाले आ जाएंगे तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें कहते हैं कि ये देखें x बटा x, बट x इस तरह होना चाहिए कि p बटा q की फॉर्म में नहीं हो, यानी ऐसी चीज़ जिसको आप फ्रैक्शन में ना लिख सकें। जिसको फ्रैक्शन में ना लिख सकें वो क्या है, इरैशनल नंबर होता है। और आखिर में क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट ऑफ रियल नंबर में ये रैशनल को किससे कर रहे थे, q से जाहिर कर रहे थे, और इरैशनल दोनों आ जाएं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है। ये जो निशान है ना, ये वाला, ये निशान है ऐसे, इसको कहते हैं और का। और ये वाला जो निशान होता है इसे कहते हैं एंड का। तो ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने ये बता दिया। ये और होता है और ये एंड होता है। ठीक है, ये आगे भी शायद आए जिक्र, तो ये चीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, और ये जो साइन होता है, ये वाला ई वाला इस तरह करके, इसका साइन मतलब होता है बिलोंग टू। ठीक है, बिलोंग टू यानी इसका ताल्लुक है। अब क्यू का ताल्लुक किससे है, जी से। पी का क्यू का ताल्लुक किससे है, जी से। तो इस तरह करके ये जो होते हैं नंबर्स होते हैं बिलोंग टू, यानी कुछ साइंस है इनका पता होना चाहिए। अब जी यूनियन क्या होता है, जब दोनों चीज़ों को आप मिला देते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए यूनियन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ऐसे यू से। तो अब कहते हैं लेट्स से इसका यूनियन बनाओ, तो ये क्या होगा, ए यूनियन बी। तो यूनियन में क्या करते हैं, दोनों को मिला के लिख देते हैं, मगर रिपीट नहीं करते। सो देखो 1 है, 1 लिख दो, 2 है, 2 लिख दो, 3 इधर भी है, इधर भी है, एक दफ़ा लिखो, 4 इधर भी है, उधर भी है, एक दफ़ा लिखो, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो ये क्या बन गया, यूनियन बन गया, यानी दोनों को आपने मिला के लिख देना। ये तो बच्चों वाला कंसेप्ट है, आपको पता होगा। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको लिख दें, इसको ज्यादा उल्टा यूज ऐसे होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन भी, इसमें आपने क्या करना है, जो सेम है सिर्फ उसी को लिखना है। तो 3 और 4 इधर भी है, 3 और 4 इधर भी है, और कुछ सेम नहीं है, तो आप 3 और 4 को कह दो कि ये इसका इंटरसेक्शन है। अच्छा, फिर डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट में क्या करते हैं, a माइनस बी होता है। ठीक है, अब a माइनस बी इसका कैसे निकलेगा, देखो आपने पता नहीं कहना a से b माइनस कर देना है, तो b और a में जो सेम चीज़ है वो आपने काट देनी है। तो देखो इसमें क्या कॉमन है, 3 और 4 कॉमन है ना, 3 और 4 आपने काट देना है। अब जो a में बच गया सिर्फ वो लिखना है, b में बचा उसको छोड़ दो, क्योंकि आपने a माइनस बी करना था ना, तो सिर्फ a में जो बचा है उसको लिख दो। क्या बचा है, a बचा है, 2 बचा है और 5 बचा है। तो इसको कहते हैं माइनस करना, डिफरेंस निकालना। अगर आपको कहते हैं b माइनस a, तो आपने फिर वही काट वही देना, मगर जो b में बचेगा वो लिखना है, क्योंकि b में से a माइनस करा था, तो b में अब क्या बच गया, 6 7 और 8। इस तरह मतलब ये आंसर डिफरेंट आएगा हमेशा, a माइनस बी का डिफरेंट होगा, b माइनस a का डिफरेंट होगा। कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, कंप्लीमेंट जब भी आ जाए a कंप्लीमेंट ऐसे लिखते हैं ना, तो इसका मतलब होता है u में से इसको माइनस कर दो, u में से इसको माइनस कर दो। तो अब देखो u माइनस कैसे करते हैं, अभी मैंने बताया, जो सेम होंगे वो कट जाएंगे। 3 से कट, 3 4 भी कट गया, 6 भी कट गया, 7 भी कट गया, 8 भी कट गया। ठीक है, तो ये कट गया, अब ये सारे कट गए, तो इधर जो बच गया ना, तो ये u है। अब क्या बच गया, 1 2 और 9, तो ये आपका ए कंप्लीमेंट आ गया। यानी आपने कैंसिल कर देना, जो पहले वाले में बच गया वो सारा का सारा लिख देना, इससे डिफरेंस निकालते हैं, कंप्लीमेंट भी हो गया। अब कुछ की फैक्टर बता रहा है, कहते हैं कि अगर ए और बी का आप ले रहे हो ना कोई यूनियन, और इकट्ठा करके उसको लिख रहे हो, तो आपने जो कॉमन एलिमेंट है, यानी जो दोनों में सेम है, उसको एक दफ़ा लिखना है, 2 दफ़ा नहीं लिख देना। ये बात पहले भी हुई थी। कहते हैं ए और बी सेट जो है वो डिसजॉइंट तब होंगे जब उनका इंटरसेक्शन जो है वो खाली होता है। ये खाली का साइन है, ये खाली का साइन होता है, एम्प्टी साइन, एम्प्टी सेट का साइन होता है। अब इसका क्या मतलब है, कहता है कि अगर आपके पास ए है, फॉर एग्जांपल ए आपके पास 1 और 2 है, और बी आपके पास क्या है, 3 और 4 है।
अब इनमें कोई चीज़ कॉमन है? कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है ना। तो आप जब ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, यानी इन दोनों में जो सेम चीज़ है वो लिखोगे, तो सेम चीज़ तो कुछ भी नहीं है, खाली। तो कहते हैं ऐसा सेट जिसके अंदर कोई चीज़ सेम ना हो उसको डिसजॉइंट बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट। इसी तरह आ जाए कहता है एलिमेंट ऑफ ए आर नेवर प्रेजेंट इन ए कंप्लीमेंट। कहता है अगर ए कंप्लीमेंट निकालोगे ना तो ए कंप्लीमेंट के अंदर ए के एलिमेंट कोई भी नहीं होगा। ये जिस तरह भी मैंने निकाला था ए कंप्लीमेंट, तो ए के सारे एलिमेंट कट गए थे ना, सारे एलिमेंट कट गए थे, कोई भी एलिमेंट बचा नहीं। तो कहता है जब ए कंप्लीमेंट लेते हो ना तो ए का बीच में कोई भी चीज़ नहीं आती। अच्छा, कहता है टू सेट्स आर सेट टू बी ओवरलैपिंग। अच्छा, दो सेट ओवरलैपिंग कब होते हैं? तो वो तब होते हैं जब मैं आगे बताता हूँ आपको। ये अभी ओवरलैपिंग डिसजॉइंट में आ रहा है ना, उसमें बताता हूँ ओवरलैपिंग क्या होता है। सबसे पहले डिसजॉइंट को देख लो। तो डिसजॉइंट मैंने भी बता दिया, वो सेट जिसके अंदर कोई भी चीज़ सेम ना हो। इसकी जो वेन डायग्राम होती है ना, ये वेन डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये अभी सारी आगे आती जाएंगी। तो इसकी जो वेन डायग्राम होती है ना, तो वो वेन डायग्राम आपने क्या करनी होती है? बनानी होती है। सो अब देखो इसमें ये लेट से कर लो, ये ए सेट है और ये आपका बी सेट है। ए सेट के अंदर है 1 3 5 7 और बी सेट के अंदर क्या है आपके पास? 2 4 6 8। तो अब ये देखो इसमें कोई चीज़ सेम है नहीं है ना, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ऐसा जो सेट हो जिसमें कोई भी चीज़ सेम ना हो उसको डिसजॉइंट बोलते हैं। और उसमें डिसजॉइंट सेट में जिसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं होती, उसके जो आप डायग्राम बनाते हो तो ए का बुलबुला अलग बनेगा, बी का बुलबुला अलग बनेगा। ठीक है, पानी का बुलबुला है। तो ये आ गया ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट में कुछ चीज़ कॉमन होगी। देखो इसमें 5 7 है, इसमें भी 5 7 है, तो कोई ना कोई चीज़ तो आपकी कॉमन आ रही है ना। तो ये जो कॉमन चीज़ आ रही होती है इसको फिर क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग सेट। अब देखो इसमें 1 और 3 है और इसमें 2 और 4 है, और दोनों में जो मुश्तरका चीज़ है वो क्या है? 5 और 7, ये दोनों के अंदर है। तो ये 5 और 7 इनका साझा है, साझा। इस ऐसे सेट को क्या बोलते हैं बेटा? ओवरलैपिंग सेट बोलते हैं। ठीक है, तो ओवरलैपिंग सेट बोलते हैं। अब आगे आ जाता है आपका सब सेट। सब सेट में पता क्या होता है? सब सेट में क्या होता है? एक सेट आपका बन जाता है चौधरी सेट। ठीक है, क्या बन जाता है? चौधरी सेट। चौधरी यानी जिसके पास सारा कुछ है। ठीक है, पंजाबी में होता है ना, हमारे पठानों में तो नहीं होता, मतलब बाकी कास्ट में नहीं है, हमारे पंजाबियों में एक चौधरी चौधरी होता है ना, बड्डा। ठीक है, तो ये चौधरी साहब हो गए। और ये जो है ये इसका सब सेट होगा, यानी मातहत होगा। सब सेट को कहते हैं मातहत, यानी जिस तरह इंस्पेक्टर होता है ना उसके नीचे थल्ले लगा होता है सब इंस्पेक्टर। तो ये एक सेट है, ये चौधरी सेट है और ये उसका मातहत है। अब मातहत का मतलब क्या है? इसका बात करने का मतलब क्या है कि चौधरी साहब के पास सब कुछ है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। ठीक है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, सब कुछ है। और इसके पास जो है ना वो सारी वो थोड़ी सी चीज़ें हैं, मगर वो इसकी जो सारी चीज़ें वो चौधरी के पास हैं। तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? सब सेट। मिसाल के तौर पे इसके पास देखो 1 3 4 है, तो ये मातहत है क्योंकि ये जो चीज़ है वो इसके पास ऑलरेडी है, चौधरी साहब के पास ऑलरेडी है। तो ये इसका नीचे लग गया ना, तो इस सेट को क्या बोलेंगे? सब सेट। अब इसकी जो डायग्राम बनेगी वो ऐसी बनेगी, यानी आप समझ लें कि ये आपका ए और बी सेट है ना। तो अब बी आपका क्या है? बी आपका है 1 3 और 4। अब ये बी 1 3 4 जो है ये ए के अंदर भी मौजूद है, ए के अंदर भी सारा का सारे के अंदर मौजूद है। तो इसलिए 1 3 4 के अलावा बाहर क्या रह गया? 4 7 10, ठीक है, 11 12 और 15। अब ये देखो ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा सर्कल जो है ये वाला, ये पूरा का पूरा जो सर्कल है ये क्या है? ए है। और ए के बीच में क्या है? उसका मातहत सब सेट उसके बीच में आएगा। ठीक है, तो सब सेट जब भी बनाओगे तो वो उसके बीच में बनेगा। ठीक है, मातहत जो होगा वो चौधरी के पेट के अंदर होगा। ठीक है, तो इस तरह करके अपने ज़हन में जो भी जोक बनाना है बना लें, स्टूपिड सी बात बतानी है बना लें। तो ये इसका समझने का तरीका है। ठीक है, अब इसको डायग्राम के ज़रिए हम थोड़ा सा देखते हैं। अब ये डायग्राम जो है ना ये हमेशा इस तरह की नहीं बनेगी, ये डायग्राम इस तरह की भी बन सकती है। ठीक है, इस तरह की भी बन सकती है, तो डायग्राम किसी तरह की भी हो सकती है। अब ये डायग्राम मैंने क्यों बनाई? इसको डायग्राम बनाने का आपने देखना क्या है? सबसे पहले देखना है क्या तीनों में कुछ कॉमन है। ये तीन है ना, क्या इन तीनों में कुछ कॉमन है? तो फिर आपने ये डायग्राम बनानी है। कैसे? अब इन तीनों में देखो कॉमन है, 0 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और 1 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, 4 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों के अंदर सब के अंदर कोई चीज़ कॉमन नहीं है, यानी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों में हो। तो अगर ऐसा ना हो कि तीनों में एक नंबर कॉमन हो तो उसकी डायग्राम ऐसी होगी। ठीक है, ऐसी मिला होगा, उसका एक कॉमन पार्ट होगा जो तीनों के साथ मैच कर रहा होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या है? ये 3 और 4 इसके साथ मैच कर रहे हैं और ये 6 जो है वो इसके साथ मैच कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ए और बी में कुछ कॉमन है
और बी और सी में कुछ कॉमन है। तो ऐसा जब होता है तो फिर हम ऐसी डायग्राम बनाते हैं जिसमें ए और बी का अलहदा प्यार चल रहा है, ठीक है, दोस्ती चल रही है, और बी और सी की अलहदा दोस्ती चल रही है, ठीक है। तो ये अलहदा अलहदा बनेंगे, सही है। अगर इसमें क्या होता है, एक ऐसी चीज होती है जो तीनों में होती, तो फिर मैं क्या करता है, इसको कॉमन तीनों को इकट्ठा एक भी जोड़ता, ठीक है। मगर इसमें ऐसा नहीं है। अब देखो ये हमारे पास क्या है, ए, तो ए में क्या चीज़ है, 0 है, 1 है, 2 है, और 3 और 4 बी के साथ साझा है, ठीक है। और बी के पास क्या है, बी के पास 3 और 4 है, वो ए के साथ साझा लिख दिया। और क्या रह गया, 5 रह गया, और 6 जो है वो सी के साथ साझा है, यानी सी के पास भी 6 है, और सी के पास बाकी क्या बच गया, 6, 7, 8, 9। तो ये जो चीज़ें हैं बेटा, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये हमारे पास इसमें आएंगी, क्या नाम है, इसको हम समझते हैं आगे। अब कहता है इसको आपने डायग्राम के जरिए बनाना है। तो पहले कहता है जी ए यूनियन बी बनाओ। तो देखो ए यूनियन बी कैसे बनेगा, देखो ए यूनियन बी में ए और बी दोनों को मिला के लिख देना ना। तो ये देखो मैं मिला के लिख रहा हूँ, ये देखो ए और बी को मैं मिला के लिख दूंगा। ये देखो ए भी आ गया, ठीक है, इसको मैं शेड कर लिया ना, ए भी आ गया पूरा और बी भी पूरा का पूरा आ गया। तो ये देखो इसको कहते हैं ए यूनियन बी आ गया, यानी ए और बी दोनों को पूरे का पूरा मिक्स मिला देना है। अब वो क्या कहता है, इंटरसेक्शन सी, और इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन के अंदर हम सिर्फ जो कॉमन होता है ना उसको करते हैं। अब इसमें देखो कह रहा है कि सी के साथ इसका, यानी इस पूरे का ए यूनियन बी का और सी का क्या चीज मिलती जुलती है, तो सिर्फ ये चीज मिलती जुलती है ना, ये चीज मिलती जुलती है बस। तो ये आपका जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी ये वाला। तो इसको आपने बेसिकली इस तरह लिखना भी है, आपने कहना है ए यूनियन बी को जो है मैंने जाहिर किया है किससे, काली लाइनों से, ठीक है। आप इसको लिख दें बेशक ब्लैक लाइन से, अच्छा ब्लैक अभी पता नहीं कौन सा था, ये ब्लैक लाइन से, ठीक है, और इस तरह बट क्या कहते हैं इसको, वर्टिकल लाइन से। और ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी को आपने रिप्रेजेंट किससे किया है, वर्टिकल लाइन से, ऐसे ऐसे पीली पीली वर्टिकल लाइन से, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो ये है मैंने एक समझाने के लिए आपको बताई थी। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी आ जाती है, इसे कहते हैं ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब बच्चों ये क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन का मतलब ये होता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी जो है, ए यूनियन बी ब्रैकेट में बराबर है ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी के, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन बोलते हैं। अब इसका एक प्रूफ है, मुझे नहीं पता ये पेपर में आएगा या नहीं आएगा, या आ सकता है या नहीं आ सकता, मैं हल्का सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाना चाहते हैं तो वो क्वेश्चन नंबर 1 नीचे मैंने बताया, बस टाइम स्टैम्प वहां से मिल जाएगा, फौरन पहुंच जाए। अगर समझना है तो थोड़ा सा इसको देख लें। यहां पे मैं एक चीज बता दूं कि इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ यूनियन को आपने लफ्ज लिख देना है, और जहां इंटरसेक्शन अगर अगली पेज पे भी आएगा उसको आपने कर देना है एंड। तो इसको बोलते हैं यूनियन को और से, और जो इंटरसेक्शन है उसको एंड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आपने सिंपल इसको ये वाली उठानी है चीज, और इसको कह देना है कि x बिलोंग टू ये पूरी चीज, देखो ये पूरे सवाल x बिलोंग टू ये चीज, ठीक हो गया। फिर आपने इसको अलग अलग कर देना है, तो फिर आपने कहना है x बिलोंग टू ए यूनियन, और ये यूनियन है ना, इस यूनियन की जगह आपने और लगा देना है, और इसको अलग कर देना है। फिर इसके साथ ये यूनियन है ना, तो इस यूनियन को भी बदल देना है और में। तो इस तरह करके आपकी ये सिचुएशन बन जाएगी। अब कौन सी सिचुएशन बन चुकी है, सबसे पहले इस यूनियन को बदल दिया और में, फिर इस यूनियन को भी बदल दिया और में। अब आपको ये, अब यहां पे ब्रैकेट यहां पे लगी हुई है ना, इस ब्रैकेट को आप चुक के आपने क्या कर देना है, इसके साथ लगा देना, ठीक है। जब इसके साथ लगा दोगे तो ये अलहदा हो जाएगा, x बिलोंग टू ए अलहदा हो जाएगा, और ये x बिलोंग टू बी और x बिलोंग टू सी अलहदा हो जाएगा। अब और को दोबारा बदल देना, जैसे यहां पे बदला था और को इधर और को इधर, अब दोबारा और को यूनियन में बदल देना है, और फिर इस और को यूनियन में बदल देना है। इस तरह ब्रैकेट आपकी एक्सचेंज हो गई। तो इसको दोबारा रिपीट कर लेना है, और लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी। तो इस तरह करके ये आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कहता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन बनाए। तो ये देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, और इधर आप ब्रैकेट चेंज कर दें। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को बना के दिखाता हूँ। ये लेट से ये ए है और ये बी है और ये सी है। तो कहता है कि ए यूनियन बी, तो अब मैं फॉर एग्जांपल आपके सामने ये वाली जो है ये बी यूनियन सी ना, तो ये देखो बी यूनियन सी हो गया, यानी ये सारा का सारा पोर्शन क्या हो गया, बी यूनियन सी हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है,
अब कह रहे हैं ए को भी साथ मिला लो, तो यार ए को भी साथ मिला लो, तो ये लो ए भी साथ मिल गया। तो अब ये जो पूरे का पूरा आपकी लाइन है ये वाली, ये क्या बन गई, ए यूनियन बी यूनियन सी बन गई। इसी तरह अगर आपने रिप्रेजेंट करना है ए यूनियन बी यूनियन सी को, यानी इसमें क्या होगा, इसमें पहले ए यूनियन बी को हाईलाइट करेंगे और फिर सी को कर देंगे, बात फिर भी यही आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है इंटरसेक्शन की प्रूफ। ठीक है, तो इसमें सिंपल मैंने अभी आपको बताया था कि अगर इंटरसेक्शन आ जाए तो याद रखिएगा कि इंटरसेक्शन आपका क्या होता है, उसको आप लिखते हो एंड। तो जहां इंटरसेक्शन होगा, ये देखो ये इंटरसेक्शन है ना, तो इस इंटरसेक्शन की जगह क्या आ गया, एंड। आपने कहना है वाई बिलोंग टू ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड y बिलोंग टू सी। अब इस इंटरसेक्शन को भी बदल देना है एंड में, तो क्या आ जाएगा, y बिलोंग टू ए एंड y बिलोंग टू बी एंड y बिलोंग टू सी। अब आपने ब्रैकेट चेंज कर देनी है, यहां पहले ब्रैकेट इन दोनों के आगे थी, अब इधर ब्रैकेट लगा देनी है। जब इधर ब्रैकेट लग जाएगी, ब्रैकेट चेंज हो गई, फिर दोबारा एंड को किस में बदल देना है, इंटरसेक्शन में। ये देखो ये एंड है, इसको इंटरसेक्शन में बदल दो, तो y बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन सी एंड, और इस अब एंड को बदल दो इंटरसेक्शन में, तो ये इस तरह आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह करके आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड दोनों साइडों को प्रूव कर देना है। सिंपली क्या करना है, पहले इसको बदलना है एंड में, ठीक है, फिर इस ब्रैकेट के अंदर वाले को बदलना है एंड में। जब तीन हिस्से बन जाएंगे तो ब्रैकेट को चेंज कर देना है, फिर दोबारा एंड को इंटरसेक्शन में और इस एंड को भी इंटरसेक्शन में बदल देना है। सिंपल सा तरीका। ठीक है, अब इसकी जो डायग्राम बनेगी तो वो कैसे बनेगी, वो जरा मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। लेट्स से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये आपकी यूं बन जाएगी। सही है, तो ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी, ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी। अब आपने इसकी जो है वो डायग्राम बनानी है। अब सबसे पहले देखें कि आपका ये वाला हल करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो बी इंटरसेक्शन सी है ना, तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब ये है कि जो बी और सी का जो कॉमन एरिया सिर्फ उसी को करना है। कॉमन एरिया सिर्फ बी और सी का कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। बी और सी का जो मिलता जुलता है, बी और सी का जो मिलता जुलता है। ठीक है, अब क्या, तो आप इधर बेसिकली लिख दो कि बी इंटरसेक्शन सी जो है वो ये मैंने बनाया इस शेप का। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन भी ले लो। अब ए इंटरसेक्शन कैसे लोगे, तो ए इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो सिर्फ ए बी यूनियन इंटरसेक्शन सी हो गया ना, उसमें जो ए वाला पोर्शन है उसको कलर करना है। तो अब उसके लिए मैं डिफरेंट कलर ले लेता हूं और मैं कहता हूं कि यार ये वाला कलर है, ये वाला, ये सिर्फ ए का पार्ट है, यानी इस बी इंटरसेक्शन ए में सिर्फ ये ए का पार्ट है। तो अब मेरे पास जो डायग्राम बन गई है उसमें ये वाला पार्ट भी है और ये वाला पार्ट भी है। तो ये दोनों को मिला के जो चीज बन रही है मेरी, वो क्या बन रही है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसी तरह आपका यहां पे आ जाएगा। यहां पे आपने क्या करना है, पहले ए इंटरसेक्शन बी को करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में देखें कौन सा पार्ट कॉमन है, तो ए और बी में ये पार्ट कॉमन है, तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी आ गया। और तो कुछ नहीं है ना, तो आप लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी जो है वो मेरा ये वाला पोर्शन आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपने क्या करना है, इसमें से जो सी है ना उसको देख लेना है। तो इसमें से जो भी मैंने शेड किया है, इसमें सी कौन सा है, मेरा ये वाला है ना, तो मैं इसको भी क्या कर लेता हूँ, हाईलाइट कर लेता हूँ। तो ये मेरा पोर्शन आ गया, कौन से वाला, ये वाला जो दोनों वाला है, ये इसके अंदर आ गया, ये दोनों वाला। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, मैं इसके आगे लिख भी देता हूं, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन सी मेरा ये वाला पोर्शन है। तो इस तरह करके आपने इसको प्रेजेंट करना होता है। आगे हमारे पास आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेम इसके अंदर भी है, जहां इंटरसेक्शन लगा है वहां आपने क्या लगा देना है, जहां इंटरसेक्शन लगा हुआ है वहां एंड लगा देना है, और जहां आपका यूनियन लगा हुआ है वहां पे और लगा देना है, और इसमें ब्रैकेटें आगे पीछे कर लेनी है और आपका ये भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, सेम जहां इंटरसेक्शन लगा है वहां आपने क्या लगा देना है, एंड, और जहां आपका यूनियन लगा है वहां आपने लगा देना और थोड़ी सी ब्रैकेटों को आगे पीछे करना है, और आपने फिर दोबारा इनको रिवर्स चेंज कर देना है। तो ये आपका प्रूफ याद हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आ जाए तो इसको देख लीजिएगा।